नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं ट्रांसलेशन सीरीज का 13वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पूर्व मैंने 12 वीडियो आपको मैंने प्रस्तुत किए थे। उसी सिलसिले में ये मेरा 13वां वीडियो है। यदि आप मेरे 12 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए भी उन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं कि मेरा जो आज का वीडियो है उसका शीर्षक काजिटिव वर्ब के वाक्यों का हमको ट्रांसलेशन करना है। काजिटिव वर्ब का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब कि जो प्रेरित करे, किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए जिन वर्बों का प्रयोग किया जाता है उसे काजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें कोई वस्तु या व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, बल्कि इसमें जो कार्य होता है वो किसी दूसरे द्वारा कराया जाता है। यानी कि यहाँ सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित कराया जाता है। तो काजिटिव वर्ब के अंतर्गत हम 3 वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक मेक हुआ, एक हैव हुआ, एक गेट हुआ। तो हम मेक, हैव और गेट का प्रयोग करते हुए काजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन करना आज सीखेंगे और मेरे आज के वीडियो का यही टॉपिक है। लेकिन वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करिएगा और अपने अमूल्य सुझाव से मुझे समय समय पर भी अवगत कराते रहिए ताकि मैं अपने वीडियो कंटेंट को और भी बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो, अपना टॉपिक जो कि काजिटिव वर्ब पर आधारित है। ट्रांसलेशन सीरीज में ये मेरा 13वां वीडियो है। इसी के अंतर्गत मैं आपको काजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का अनुवाद करना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन वाक्यों को लेते हैं। इसमें मैंने मेक और मेड का प्रयोग करके मुझे ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है। तो पहले मैं इस वाक्य को पढ़ देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये सभी वाक्य किस प्रकार आप पहचानेंगे कि काजिटिव वर्ब है का इसमें प्रयोग होगा और इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने अपने भाई को हंसाया, मदन ने घोड़े को दौड़ाया, सीता ने मुझसे खाना बनवाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, मैंने अपने छोटे भाई से गृह कार्य करवाया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मैंने है, मदन है, सीता है, माँ है, मैंने है, लेकिन इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है वह कार्य नहीं नहीं कर रहा है। जैसे मैं नहीं हंसा, मेरा भाई हंसा। ऐसे मैं नहीं बल्कि घोड़ा को दौड़ाया गया। और सीता ने खाना नहीं बनाया बल्कि मुझसे खाना बनवाया। और माँ ने बच्चे को सुलाया, तो माँ नहीं सोई, बच्चे को सुलाए हैं। इसी प्रकार देखिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वह वर्ब से उसका कोई सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रेरित करके कार्य को कराया जाता है। तो अगर इस टाइप के वाक्य हैं तो वहाँ पे हम मेक या मेट का प्रयोग करके वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। एक बात ध्यान है कि यह सभी वाक्य एक्टिव वॉइस में हैं। तो एक्टिव वॉइस में है तो हमको इसमें इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करना है। जैसे हंसाया, दौड़ाया, बनवाया, ये जो भी वर्ब है काजिटिव वर्ब है वहाँ पे हमको इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करना है। यानी कि ऐसे वर्ब के आगे टू का प्रयोग हमको नहीं करना है। यदि ऐसे वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में है तो देखिए कैसे मैं करता हूँ। जैसे मैंने अपने भाई को हंसाया तो हो जाएगा आई मेड, पास्ट टेंस है, आई मेड। अपने के लिए यहाँ माई होगा, माई ब्रदर लाफ। ठीक है, यहाँ लाफ लिखना है, टू लाफ नहीं लिखना है। यहाँ पे टू जो होता है वो छिपा रहेगा, इसको इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं। लाफ यहाँ पे इन्फिनेटिव विदाउट टू है। तो यहाँ मेन वर्ब मेड हो गया। तो दूसरा देखिए, मदन मेड द हॉर्स रन फास्ट। इस तरह से इसका बन जाएगा। यहाँ देखिए मदन ने बनाया, घोड़े को बनाया, मतलब घोड़े को दौड़ाया, मेड द हॉर्स रन फास्ट। तो दौड़ाने के लिए, हाँ ठीक है, भगाने के लिए, दौड़ाने के लिए फास्ट कहें। या ट्रोट भी लिख सकते हैं, ट्रोट, TROUT, ठीक है।
ट्राउट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से होगा, सीता ने मुझसे खाना बनवाया, सीता ने मुझसे खाना बनवाया। तो यहाँ पे सीता ने कार्य नहीं किया, मुझसे करवाया गया, इसलिए यहाँ पे सीता, यहाँ पे एक काजेटिव वर्ब का प्रयोग करना है। तो हो जाएगा सीता मेड मी कुक द फूड। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो वर्ब होगा ये हमेशा, ठीक है, यहाँ पे यस या यस ये सब का प्रयोग हमको नहीं करना है और नहीं पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। यहाँ पे सीधा सीधा जैसे इन्फिनेटिव होता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव विदाउट टू जो रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल लगेगी। ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव विदाउट टू में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमको इस टाइप के वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये हो गया, माँ ने बच्चे को सुलाया, तो हो जाएगा द मदर मेड द चाइल्ड स्लीप, स्लीप मतलब सुलाया। और इसी प्रकार मैंने अपने छोटे भाई से गृह कार्य करवाया, तो आई मेड माई, छोटे भाई के लिए यहाँ यंगर हो जाएगा, यंगर ब्रदर डू द होमवर्क, इस तरह से हो जाएगा। तो यदि काजेटिव वर्ब वाले वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हमको मेक या मेड का प्रयोग करना है और इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करना है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार चलिए अब कुछ और वाक्यों को लेते हैं। अब इन वाक्यों को लेते हैं, इसमें काजेटिव वर्ब जो होता है वो पैसिव वॉइस में आएंगे। पैसिव वॉइस में अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं पैसिव वॉइस का, तो अगर एक्टिव वॉइस में है तो हम मेक या मेड का प्रयोग करके हम काजेटिव वर्ब द्वारा हम वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन यदि वैसा ही वाक्य पैसिव वॉइस में आ जाए तो उस परिस्थिति में क्या करना है, जिसे मोहन को हंसाया गया, ठीक है, यहाँ पे मोहन को किसने हंसाया, ठीक है, वह कोई एजेंट है, मतलब कोई जिसके जरिए होता है मोहन को मतलब हंसाया गया है, तो वो इसमें नहीं जिक्र है। तो पैसिव वॉइस का मतलब ये जरूरी नहीं है उसमें सब्जेक्ट उपस्थित ही हो, मतलब किसके द्वारा हो वो उपस्थित ही हो। तो बस यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट पर ही कार्य होता है। जैसे मोहन को हंसाया गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मोहन पर वर्क हुआ। घोड़े को दौड़ाया गया, ये ऑब्जेक्ट है, घोड़ा जो है इस पे वर्क हुआ। यह पत्र लिखवाया जाता है, तो यह पत्र यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क हुआ। मेरे भाई को पीटा गया, तो मेरा भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क हुआ। सोने को पिघलाया जाएगा, तो सोना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्क हुआ। तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर सब्जेक्ट दिया है तो बाई करके हम लगा देंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो भी ऐसे वाक्य जो होते हैं पैसिव वॉइस में होते हैं। तो इस वाक्य में और उस वाक्य में बस अंतर इतना समझ लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस में काजेटिव वर्ब का प्रयोग हम कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करना है, और पैसिव वॉइस में अगर हम काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इन्फिनेटिव का मतलब भी होता है कि वर्ब जो होता है अपने मूल रूप में होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, मोहन को हंसाया गया, तो यह पास्ट टेंस है, तो हो जाएगा मोहन वाज, एक्टिव वॉइस के नियम के अनुसार वाज मेड। अब यहाँ पे हंसाना के लिए होगा टू लॉफ, मोहन वाज मेड टू लॉफ, इस तरह से होगा। घोड़े को दौड़ाया जाएगा, फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर हो जाएगा द हॉर्स, ठीक है, विल बी मेड टू दौड़ाना, रन फास्ट, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और इसी प्रकार और देखिए, यह पत्र लिखवाया जाता है, यह पत्र लिखवाया जाता है, प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो हो जाएगा दिस लेटर, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज हो जाएगा, दिस लेटर इज मेड टू राइट, इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे भाई को पीटा गया, तो हो जाएगा माई ब्रदर वाज मेड टू
बीट, पीटना का बीट हो जाएगा। मेड टू वीट। अब सोने को पिघलाया जाएगा, तो द गोल्ड, ठीक है, वाज मेड टू मेल्ट, इस तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, अगर पैसिव वॉइस हो तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करते हैं, और अगर एक्टिव वॉइस हो तो हम इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस में इस टाइप से बनेगा, एक्टिव वॉइस में जो मैंने पिछला बताया है उसके अनुसार बनेगा। बस इतना समझ लीजिए, जो ट्रांसलेशन के जो नियम है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के जो नियम है, उन्हीं के अनुसार आप बनाते जाएंगे। बस कॉजेटिव वर्ब का आपको प्रयोग करना है, इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें बस कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते जाएंगे, और बाकी टेंस के नियम को लगाते हुए या पैसिव वॉइस के नियम को लगाते हुए आप अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो अपने आप वो सभी चीज़ें ठीक रूप से प्रकट हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण अपन लेते हैं। चलिए अब इन वाक्यों को लेते हैं। जैसे इसमें हमको गेट या हैव कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करना है, तो गेट या हैव कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किन परिस्थिति में होता है, तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने सभा को स्थगित करवाया, मेरे पिता ने पत्र लिखवाया, उसने अपने घर को साफ करवाया, मेरे भाई ने घर बनवाया है। तो इस टाइप का अगर वाक्य आते हैं तो वहाँ गेट या हैव का प्रयोग करके हम वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। तो लेकिन इतना बात यार ध्यान रखिए, मेक और गेट हैव में डिफरेंस ये है कि अगर हम मेक का प्रयोग करते हैं तो हमको इन्फिनेटिव विदाउट टू या इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग करना है। लेकिन अगर गेट या हैव का प्रयोग करते हैं तो हमको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या प्रयोग करना है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, इसको हम डिनोट कर रहे हैं V3 से। तो अब चलिए मैं बताता हूँ कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करना है। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, तो इसका हो जाएगा आई गॉट, पास्ट टेंस है, या हैड, इनमें से कोई चीज लगा सकते हैं। आई गॉट या हैड माई हेयर कट। यहाँ कट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कट कट कट। वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म कट ही होता है, इसलिए यहाँ कट ही लगेगा। दूसरा देखिए, मैंने सभा को स्थगित करवाया, तो हो जाएगा आई गॉट या हैड द मीटिंग। सभा का हो जाएगा द मीटिंग, स्थगित कराना का होगा पोस्ट पोन्ड, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। आई गॉट या हैड द मीटिंग पोस्ट पोन्ड। मेरे पिता ने पत्र लिखवाया, तो हो जाएगा माई फादर हैड या गॉट अ लेटर, यहाँ पे हो जाएगा रिटन, पास्ट पार्टिसिपल राइट का रिटन। इसी प्रकार हम और भी कर सकते हैं। उसने अपने घर को साफ करवाया, तो हो जाएगा ही गॉट या हैड अपने घर हिज होम क्लीन्ड, इस तरह से। मेरे भाई ने घर बनवाया है, ठीक है, यह प्रेजेंट टेंस में है, तो हो जाएगा माई ब्रदर बनवाया है, हैज लगा देंगे, हैज अ होम बिल्ट, ठीक है, इस तरह से करेंगे। और अगर हम हैड का प्रयोग करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं, तो हैज गेट लगा सकते हैं। हैज गॉट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पे हैज गॉट लिखा है, तो चाहे हैज लगाइए चाहे हैज गॉट का प्रयोग करिए। तो माई ब्रदर हैज गॉट अ होम बिल्ड या माई ब्रदर हैज अ होम बिल्ड। तो इस प्रकार से अगर वाक्य अगर आते हैं तो हमको गेट या हैव का प्रयोग करना है। और गेट या हैव का प्रयोग करने के लिए जब हम करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। यहाँ पे इन्फिनेटिव विद टू या विदाउट टू का प्रयोग हमको नहीं करना है। तो ऐसे ही अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब चलिए इस प्रकार के वाक्यों को लेते हैं जहाँ पे हमको कैन, कुड या कुड हैव के साथ गेट या हैव का प्रयोग करते हुए वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है।
तो इन तीनों में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं वाक्य पढ़ लेता हूँ। राम पत्र लिख सकता है, यहाँ राम पत्र लिख सकता है, राम का सामर्थ्य बता रहा है। वह भोजन की व्यवस्था करा सकता था, भोजन की व्यवस्था करा सकता था लेकिन उसने कराया नहीं, संभावना था, ऐसी संभावना जो हुआ नहीं। वह यह गृह कार्य करवा सका, तो यानी कि यह देखिए उसका जो वह यह गृह कार्य करवा सका, मतलब यहाँ पे भी सामर्थ्य बता रहा है लेकिन पास्ट टेंस में है। वह मुझे यहाँ से भगवा सकता है, ठीक है, वह मुझे यहाँ से भगवा सकता है, तो यहाँ पे भी मतलब संभावना व्यक्त किया जा रहा है, भगवा सकता है, ठीक है, या सामर्थ्य से भी हो सकता है। यहाँ पे सामर्थ्य भी है और संभावना भी है। संभावना हो तो क्या करना है, सामर्थ्य होगा तो क्या करना है, मैं बताता हूँ। पुलिस चोरों को पकड़वा सकती थी, तो यहाँ भी संभावना है। तो अब समझ लीजिए तीनों डिफरेंस क्या है। कैन का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पे सामर्थ्य का बोध हो, यानी कि जब किसी मतलब वस्तु या व्यक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में बात करें तो वहाँ कैन का प्रयोग करना है। कुड का प्रयोग करना है, इसी कैन का वो पास्ट टेंस है, मतलब अगर वो पास्ट रूप में हो तो कुड का प्रयोग करना है। और लेकिन कुड हैव का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पे संभावनाएं व्यक्त करनी हो। अगर संभावनाएं व्यक्त करनी है तो वहाँ कुड हैव का हमको प्रयोग करना है, बस इतना अंतर समझिए। जैसे राम पत्र लिखवा सकता है, तो यहाँ संभावना भी हो सकता है और सामर्थ्य भी हो सकता है। मैं सामर्थ्य बना दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा राम कैन लिखवा सकता है, पॉजिटिव वर्ब कैन गेट या हैव, ठीक है, कैन गेट अ लेटर रिटन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखिए, वह भोजन की व्यवस्था करा सकता था। अब यहाँ पे देखिए संभावना है, ऐसी संभावना है जो पूरी नहीं हो सकी, तो वह भोजन की व्यवस्था करा सकता था, यहाँ कुड हैव से हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही कुड हैव गेट, कुड हैव लगा है तो यहाँ पे हमको पास्ट टेंस मतलब कि गॉट लगाना होगा, कुड हैव गॉट या हैड, ठीक है। ही कुड हैव गॉट भोजन की व्यवस्था, द मील arranged, he could have got या had the meal arranged, मतलब वह भोजन की व्यवस्था करा सकता था, वह यह गृह कार्य करवा सका, तो इसका हो जाएगा ही करवा सका, पास्ट टेंस है, he could have या could get, ठीक है, या कुड हैव या कुड गेट, इसको ऐसे लिख देते हैं, कुड हैव या कुड गेट दिस होम वर्क डन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, वह मुझे यहां से भगवा सकता है, ठीक है। अब यह वाक्य तो इसी टाइप का वाक्य है, चाहे हम कैन से बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त करनी हो तो हम कुड हैव से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मैं जनरली कैन से बना देता हूं, तो हो जाएगा ही कैन गेट या हैव मी और रन रेन रन, रन आउट
फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से, इसलिए यहाँ ले रन आउट फ्रॉम हेयर। तो ही कैन गेट या हैव मी रन आउट फ्रॉम हेयर, या रन अवे लिख देते हैं, रन अवे फ्रॉम हेयर। रन अवे मतलब भाग जाना, भगवा सकता है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस चोरों को पकड़वा सकती थी, संभावना है यहाँ कुड हैव का ही प्रयोग करना है, तो हो जाएगा द पुलिस कुड हैव पकड़वा सकती थी, कुड हैव could have got the thieves arrested, इस तरह से। तो इस प्रकार हम देखें कैन का प्रयोग करके, कुड का प्रयोग करके, कुड हैव का प्रयोग करके वाक्यों का ट्रांसलेशन काजेटिव वर्ब के रूप में हम इस प्रकार कर सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, कैन और कुड से सामर्थ्य का भाव आता है और कुड हैव से संभावनाएं का। कैसी संभावनाएं? ऐसी संभावनाएं जो भविष्य में, जो मतलब हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, यानी पास्ट टेंस में वह उसकी संभावनाएं प्रबल थी लेकिन वह हुई नहीं, तो वहां पे कुड हैव का प्रयोग करना है। और उसके बाद गेट या हैव का प्रयोग करते हुए हम इस प्रकार से वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो काजेटिव वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जाएगा, जैसे रिटेन, अरेंज्ड और डन, और यहाँ पे होगा रन अवे या अरेस्टेड। इस टाइप का अगर वाक्य मतलब हो तो यहाँ पे हमको जो भी वर्ब का प्रयोग करना है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। इसी प्रकार कुछ और अन्य उदाहरण भी लेते हैं। अब इस प्रकार के वाक्यों को लेते हैं जिसके अंतर्गत हमको शुड हैव या शुड गेट या शुड हैव गॉट का प्रयोग करना है। तो इन तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे करना है इसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं वाक्य को पढ़ लेता हूँ कि वाक्य कैसे किस प्रकार के हैं। राम को भोजन करवाना चाहिए, राम को भोजन करवाना चाहिए था। सीता को बच्चों को पढ़वाना चाहिए, सीता को बच्चों को पढ़वाना चाहिए था। मुझे यह पाठ याद करवाना चाहिए था। तो यानी कि इस टाइप का अगर वाक्य हो तो वहाँ पे हम शुड हैव, शुड गेट या शुड हैव गॉट का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हमको कहाँ शुड हैव का प्रयोग करना है, कहाँ शुड गेट का प्रयोग करना है, कहाँ शुड हैव गॉट का प्रयोग करना है। तो बस इतना समझ लीजिए, शुड हैव और शुड गेट का प्रयोग, ठीक है, इस टाइप के वाक्य में होगा। जैसे राम को भोजन करवाना चाहिए, सीता को बच्चों को पढ़वाना चाहिए, और इस टाइप का अगर वाक्य आता है तो शुड हैव या शुड गेट में से कोई का एक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शुड हैव गॉट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई कार्य होना चाहिए था किंतु वह हुआ नहीं। जैसे राम को भोजन करवाना चाहिए था लेकिन राम ने भोजन करवाया नहीं। सीता को बच्चों को पढ़वाना चाहिए था लेकिन सीता ने बच्चों को पढ़वाया नहीं। तो अगर इस टाइप का वाक्य हो तो शुड हैव गॉट का प्रयोग हमको करना है। गॉट इसलिए लगेगा क्योंकि काजेटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे राम को भोजन करवाना चाहिए था तो हो जाएगा राम, ठीक है, शुड हैव बना देते हैं पहले, शुड हैव द फूड फीड। यहाँ देखिए पास्ट पार्टिसिपल है, राम शुड हैव द फूड फीड, मतलब राम को भोजन करवाना चाहिए था, ठीक है। राम को भोजन करवाना चाहिए और इसके बाद राम को भोजन करवाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं लेकिन संभावनाएं कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका हो जाएगा राम, यहाँ शुड हैव गॉट होगा, शुड हैव गॉट द फूड फीड, इस तरह से होगा। सीता को बच्चों को पढ़वाना चाहिए, सिंपल वाक्य शुड हैव या शुड गेट से बनाएंगे। सीता को बच्चों को पढ़वाना चाहिए, सीता, यहाँ पे आप शुड गेट से बना देते हैं, शुड गेट द चिल्ड्रेन, पढ़वाना का होता है टॉट। सीता शुड गेट द चिल्ड्रेन टॉट, TAUGST, टॉट। सीता को बच्चों को पढ़वाना चाहिए था तो हो जाएगा सीता शुड हैव गॉट द चिल्ड्रेन टॉट।
मुझे यह पाठ याद करवाना चाहिए था, तो इसका हो जाएगा आई शुड हैव गॉट दिस लेसन लर्न। ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं शुड हैव या शुड गेट का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों का, ठीक है, जैसे पहला हो गया तीसरा हो गया, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। शुड हैव गेट का प्रयोग, शुड हैव गॉट का प्रयोग वहाँ पे करना है जहाँ पे कोई संभावनाएं कुछ होना था लेकिन वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे हम देखिए किस प्रकार से वाक्यों का ट्रांसलेशन हमने किया है। निश्चित रूप से यह आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो वास्तव में पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि इसमें कुछ कमियां महसूस होती है तो उन कमियों को या कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस कमेंट बॉक्स के अनुसार मैं अपने वीडियो कंटेंट को बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।